दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर नमस्कार। जिसका नाम यानी ऑफिशियल है, बहुत बहुत स्वागत है। और वो दूसरा मंच जिसका नाम द गुजरात रिपोर्ट है, वहां पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। जैसे कि हमने कल आपको कहा था कि आज हम ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप, जो हमारे महापुरुष जो कहते हैं उनका नाम डोनाल्ड रखा हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के दूसरे कार्यकाल, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तौर पर जो उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ 20 जनवरी को। और शपथ ग्रहण समारोह वैसे तो ओपन में होता है, इस बार बहुत ठंड थी, बताया जा रहा है कि तो वो अंदर हुआ। और उस पूरे समारोह का एक छोटा सा पर बहुत ही बारीक पर बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन आज हम करेंगे। वहां पे उनके साथ खुल्लम खुल्ला उनके चुनाव के पीछे बताया जा रहा है कि 200 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करने वाले मस्क साहब जो है, एक्स के मालिक, और बाकी बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजीज के जो मालिक हैं वो उनका साथ में रहना और वहां पे उनका छोटा सा एक स्पीच का भी देना। और इसका भी क्या मतलब निकलता है, पूरे उन्होंने कुछ कहा कि मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करने जा रहा हूं, तो वो जो 11 कुछ 12 चीजें हैं, उसका मतलब क्या निकलता है। आने वाले 4 साल अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर ये ट्रंप साहब रहेंगे। इसका क्या मतलब निकलता है दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं बुलाया गया, इसके पीछे की अगर कोई वजह है, तो ये सब जानने समझने की कोशिश आज के इस कार्यक्रम में करेंगे। मैंने आमंत्रित किया हुआ है प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास जी को। आप पहले भी उनसे मेरे यहाँ इस मंच पे मिल चुके हैं। बहुत ही एक तो वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ वो बहुत ही सक्रिय है, एक्टिव है। विदेश में क्या हो रहा है ना, उसको लेकर उनकी जानकारी और उनकी इंफॉर्मेशन के सोर्सेज भी बड़े मजबूत है। और उनसे ये आज पूरी बातचीत को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो विश्वास साहब का मैं स्वागत कर लेता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन के बाद मैं जुड़ रहा हूँ 2025 में पहले बार। पहली बार, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैंने भूमिका तो बना दी सर, अब हाँ, आप बताइए तो कि मेरा शुरू मेरा ये कहना शुरू है कि पहले बात जो भारतीय मीडिया में जो बात लेके बहुत ही हल्ला मचा हुआ है कि ट्रम्प जी साहब का इनॉग्रेशन में मोदी जी को, भारत को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा जी प्रश्न जी, है। ये ये बहुत बड़ा प्रश्न का प्रश्न है। उत्तर हमको भविष्य के तौर पे सोचना पड़ेगा, अतीत के तौर पे नहीं। भविष्य के तौर पे बिल्कुल। देखा जाए तो हम्म। भारतीय जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, और जी, अमेरिका का साथ भारत का एक ट्रेड सरप्लस रखा हुआ है, अभी भी चल बिल्कुल। रहा है। करीब करीब $50 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है भारत का। भारत का ऐसा ट्रेड सरप्लस वाला देश का साथ संपर्क बहुत ही कम देशों में है, 10-11 देशों में है। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा है। तो चाइना के साथ हमारे बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन यूएस के साथ हमारे ट्रेड सरप्लस है। ये जो भारत का साथ अमेरिका का जो पारंपरिक संपर्क एक रहा है, उसी पारंपरिक संपर्क में किसी किसी जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे अभी कुछ क्रैक्स दिखाई पड़ रहा है। एक तो बड़ा क्रैक है इंडिया अमेरिका डिफेंस रिलेशन में। वो क्रैक का एक वजह है, वो वजह हम डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन पहले वजह तो ये है कि अमेरिका से जो डिफेंस सप्लाई भारत में होना चाहिए था, अमेरिका जो एक्सपेक्ट कर रहा था भारत के साथ उसका ट्रेड कम से कम $200 बिलियन तक पहुंचेगा डिफेंस सेक्टर में, वो कहीं कहीं जाके 80-90 बिलियन डॉलर पे अटक गए हैं। ये ट्रेंड हमको दिखाई पड़ रहा है 2017 से 2024 तक। जो मोदी जी का टाइम पे ये जो घाटा हुआ है डिफेंस सेक्टर में भारत के साथ अमेरिका, जिसके कारण राजनाथ सिंह साहब अमेरिका दौड़ पे भी चले गए थे लास्ट ईयर को। या कुछ दिन पहले भी गए थे राजनाथ सिंह साहब। इसके साथ जयशंकर जी भी अमेरिका में मौजूद थे बहुत दिन, और व्हाइट हाउस के साथ नेगोशिएट कर रहे थे जो वो पावर का ट्रांजिशन हो रहा था। लेकिन जो भारतीय कॉकस भारत के कारण काम करते हैं, आमतौर पे वो डेमोक्रेटिक पार्टी का है, जिसके कारण इस समय भारतीय कॉकस के साथ अमेरिका के संपर्क में थोड़ा
एक डिस्टेंस, एक दूरी पैदा हो गया है, जिसके कारण भारत को आमंत्रित करने में भी ट्रम्प और ट्रम्प का रिपब्लिकन पार्टी का, ग्रैंड ओल्ड पार्टी का, ग्रैंड ओल्ड पार्टी नहीं, रिपब्लिकन पार्टी का बहुत ही संकोच जैसा हो रहा है। दूसरा कारण यही है कि भारत में जितना मुक्त अर्थनीति, मुक्त वाणिज्य होना था, जिसको ट्रम्प कहते हैं फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस, भारत को उसी नजरिए से देखता है कि भारत का ट्रेडिंग प्रैक्टिस फेयर नहीं है। मतलब भारत की ट्रेडिंग प्रैक्टिस अमेरिका का मुताबिक नहीं है, अमेरिका का फेवरेबल नहीं है। तो अमेरिका से जो सप्लाई भारत में आता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला जो सामाने है जो आता है, जिसके ज्यादा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड, जैसे एलन मस्क मार्केट यहाँ पे खुलना चाहता था स्टारलाइन के लिए, लेकिन वो मार्केट खुल नहीं पाया है। वो कार बेचना चाहता था, लेकिन इतना तारीफ इंडिया ने लगा दिया, टैक्स लगा दिया, जो अब एलन मस्क का जो गाड़ी है इसका करीब करीब कम से कम न्यूनतम भारतीय मुद्रा में इसका वैल्यू हो जाता है 35 लाख बराबर, जो एलन मस्क के लिए एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो भारत के साथ अमेरिकी बिजनेस रिलेशन में घाटा है, और घाटा होने का एक बड़ा वजह है कि हमारे बीच जो प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस और कॉर्पोरेट हाउसेस है, जिन लोग अमेरिकन कॉर्पोरेट हाउस के साथ डील करते हैं, जैसे एक्सॉन भारत में बहुत ज्यादा बिजनेस करते थे, अभी एक्सॉन का बिजनेस घट गया। ऐसे ही जो भी आप अमेरिकन फर्म्स भारत में देखिएगा तो बिजनेस घट गया सभी का, लास्ट 2 साल में बहुत ही घट गया। पोस्ट कोविड सिचुएशन में आपने देखा है 2 दिन से 48,000 करोड़ रुपया का शेयर, अमेरिकन शेयर भारत में सेल ऑफ हो गया है। मतलब ऐसे ही खुले बाजार में जैसे बेचते हैं वैसे हो गया, बाजार क्रैश कर गया है, और सेल होते होते बाजार में कुछ स्टिमुलस भी दे दिया गया है सरकार की तरफ से। तो हम एक स्टिमुलस निर्भर अर्थनीति के तरह जा रहा है अमेरिका का साथ संपर्क में, लेकिन अमेरिका वही स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? वो भारतीय मुद्रा का मान को और भी नीचे गिराने के लिए, करेंसी को डिवैल्यू करने के लिए भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। आईएमएफ की तरफ से प्रेशर आ रहा है, जो व्यवसाय का जो कॉकस है उसके तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, यूएस, इंडिया यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से भी प्रेशर। इसी के कारण भारत के साथ संपर्क में बहुत ही स्विंग एक आया है, जिसके कारण अभी कोई स्टेबिलिटी नहीं है इसमें। विश्वास साहब, आप कह रहे हैं कि और हम पर प्रेशर डाला अगर जा रहा है कि हमारी करेंसी को अब इससे भी ज्यादा डिवैल्यू करें, तो अभी तो हम तो मतलब बॉटम, सबसे डीपेस्ट बॉटम पे हैं अभी इंडियन करेंसी, यू नो, व्हेन वी कंपेयर इट टू द अमेरिकन डॉलर। तो अभी इससे भी नीचे करने का मतलब क्या कारण, क्या व्हाट इज द रीजन कि वो चाहते हैं कि हमारा रुपया और डिवैल्यू हो जाए? क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील में भारत के ऊपर 10% टैरिफ लगा हुआ है अभी भी। अभी इसको शायद ट्रम्प साहब बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन भारत से स्टील और एल्यूमिनियम का जो सप्लाई का जो डिमांड अमेरिकन मार्केट में है वो घट गया है, क्योंकि उसके जगह अभी यूरोपियन स्टील भी घुस रहा है, चाइना से भी स्टील घुस रहा है, और अमेरिका भी खुद स्टील प्रोडक्शन करने लग गया है। तो इसके कारण देखिए, भारतीय जो सामाने हम बेचते हैं उसका डिमांड में घाटा आ रहा है अमेरिकन मार्केट में। तो इसको कैसे हम स्टिमुलस दिया जाए, इसके लिए ट्रेड पॉलिसी हमको तय करना पड़ेगा अमेरिका के साथ। वो तय करने तक हमारे अपने भी कोई स्थिरता नहीं रहेगा अर्थनीतिक तौर पे, और ज्यादा तौर पे भारत और अमेरिका के संपर्क में अर्थनीति एक बहुत बड़ा बात है। दूसरा बात है डिफेंस सेक्टर, जो मैंने बताया है। अभी जो सुखोई का जो पार्ट्स अमेरिका सप्लाई किए थे 2018 तक, अभी सुखोई को अपग्रेड करने के लिए, 6th जनरेशन मिसाइल बनाने के लिए, क्रायोजेनिक्स में भी अमेरिका घुसना चाहते थे, भारत ने घुसने नहीं दिया। इंडो यूएस न्यूक्लियर सप्लाई डील में न्यूक्लियर पावर के लिए जो न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई का बात था, जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, उसमें भी घाटा हुए है। तो अमेरिका इसी समय भारत में घुसने का भी कोशिश किया था, लेकिन वो भी भारत होने नहीं दिया। तो ये जो एक परिस्थिति पैदा हो गया, जो वैश्विक आर्थिक संकुचन के कारण हुआ है, और भारत का अर्थनीति में जो डिपेंडेंस रिलेशनशिप है अमेरिका का साथ एक तरह है, कनाडा का साथ एक तरह है। दूसरा चीज आप देख लीजिए कि
डिप्लोमेटिक रिलेशन में कैसे एक शीतल युद्ध का परिवेश रचा दिया है। ये जो भारत के अदानी साहब के ऊपर एफआईआर हो चुका है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो चुका है, मैं ऐसा मैं हाँ, मैं हाँ, उसको अलग से पूछना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ठीक है, कॉइन ठीक द है। क्वेश्चन इन अ वेरी स्पेसिफिक अच्छा, मैनर। अच्छा, अब वो आप करिएगा, लेकिन मैं हाँ, मैं अर्थनीति का तौर पे कह रहा हूँ कि ट्रेड रिलेशन और डिफेंस रिलेशन में एक ठंड पड़ा हुआ है। अभी आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मैं आता हूँ इस सवाल पे। ये आपने कह दिया कि डिफेंस और इकोनॉमिक, मतलब जो अर्थ अर्थ को लेकर, जो मतलब कि फिर बिजनेस को लेकर जो हमारा रिलेशन है, इसमें ये अमेरिका को लगता है कि पिछले कुछ सालों में उनको हमारे साथ बिजनेस करने में घाटा हुआ है, या हमने बहुत सारी जगह पे उनको उस तरह से एंटरटेन नहीं किया जैसे वो चाहते थे, इसलिए एक तरफ से ये नाराजगी है। दूसरी बात, ये क्या कोई फैक्टर हो सकता है दोनों देशों के बीच की डिप्लोमेटिक रिलेशन का, चाहे उसमें कोई भी चीज ले ले, आप बिजनेस ले ले या पॉलिटिकल, एक जो कंफर्टेबलनेस होती है या वो ले ले, जो जो अपने पहले टर्म में ट्रम्प साहब के साथ मोदी साहब ने दिखाई थी, है ना। अदानी साहब का वहां उनके खिलाफ वहां पे वारंट निकलना, उनके भतीजे के खिलाफ वहां पे वारंट निकलना ब्राइबरी को लेकर, ठीक है, उस पर हम प्रोग्राम कर चुके, दर्शक जानते हैं कि मामला क्या है, तो उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसके बाद और उससे पहले वो जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, उनकी हत्या की साजिश में रो के एक अफसर का नाम खुलना और उसके खिलाफ भी जो है वो वहां पे चार्जेस लगना। स्थिति ये है कि अदानी साहब, जो कि हकीकत है कि मोदी साहब के बहुत ही क्लोज एड में माने जाएंगे, क्योंकि वो उनको हर जगह पूरे दुनिया में विश्वासी, हमने देखा है, आपने देखा है कि हमारी जो विदेश नीति है वो शेप अप इसे ऐसे की जाती है कि जिससे बाहर के देशों में अदानी साहब को फायदा, ये हम आज तक देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जब इन्हीं के खिलाफ वारंट निकल चुका है और अमित शाह साहब अमेरिका कनाडा नहीं जा सकते, अदानी साहब अमेरिका कनाडा नहीं जा सकते, है ना, दोवल साहब भी जो है उसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, जो बड़े तीन की फिगर है इस देश में, जो कि मोदी साहब के इर्द गिर्द है। तो क्या आपको ये लगता है, मैं थोड़ा इसलिए लंबा लंबा सवाल कर रहा हूं लेकिन ये जरूरी था, क्या आपको ये लगता है कि ये जो चोटी जिसको कहते हैं कि हाथ में आई है अमेरिका की, हमारे मोदी साहब की, एक तरह से एक लिवरेज उनके हाथ में आ गया है, क्या इसका इस्तेमाल भी वो हमको, या हमको मतलब एट द एंड ऑफ इट, चाहे मोदी साहब दबे लेकिन एट द एंड नुकसान तो देश ही सहन करेगा, तो क्या उसका उसका लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करके कुछ ऐसी शर्तें मनवाई जाएगी आने वाले दिनों में भारत से, जिससे भारत का नुकसान हो लेकिन अदानी साहब बचे रहे, दोवल साहब बचे रहे, है ना, अमित शाह साहब बचे रहे। ये क्या हो सकता है, क्या ये संभावना देखते हैं आप? यही जयशंकर जी शायद नेगोशिएट कर रहा था इतना दिन, लेकिन वो नेगोशिएशन में ट्रांजिशन जो हुआ है, बाइडेन हाँ साहब से ट्रम्प साहब का पार्टी पावर में पहुंच गया है इस समय। तो जी ट्रम्प साहब का आजू बाजू में जिन लोग है, जैसे विवेक रामास्वामी है, विवेक जी रामास्वामी के साथ भारत सरकार इतना संपर्क बना नहीं पाए है अभी तक। तो जो जी एक इंडियन अमेरिकन कॉकस होता था, वो जी। कॉकस फिर से तैयार नहीं होगा। और वो हम्म। कॉकस तैयार करने के लिए जैसे भारतीय राष्ट्रदूत का काम करना है, हमारे भारतीय मूल के लोगों को एक साथ करके काम करना है। ये काम के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, 6 महीना से 1 साल तक लगेगा। तो ये मैं सोचता हूँ कि उसी समय तक भारत सरकार को ऐसा कोई रिस्की कदम उठाना नहीं चाहिए, किसी को टारगेट करना जो एलिज्ड है भारत के रोल, अमेरिका की तरफ से, कनाडा की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, ऐसा एलिगेशन भारत पे लगना नहीं चाहिए। ये अनडिजायरेबल है, क्योंकि ये नहीं नहीं, करने वो का अलग कोई बात है। जरूरत डोमेस्टिक नहीं। नहीं, एक ही कारण है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो लग चुका है, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलते रहा है, कैसे उसको निपटने का रास्ता अभी भारत ढूंढ रहा है। हाँ, मयूर जी साहब। नहीं, मैं वो समझ रहा हूं। मैं इसलिए मैं बड़ा बड़ा स्पेसिफिक हूं कि इसका लिवरेज के तौर पे क्या इस्तेमाल करेंगे ट्रम्प साहब?
कि भाई देखिए, आपके जो बहुत करीबी हैं अदानी साहब, उनकी जो है वो चोटी हमारे हाथ में है। आपके डोभाल साहब, अमित शाह साहब भी इसमें हम जो है वो फंसा सकते हैं, मतलब कि आपको भी फंसा सकते हैं। तो अब आप हम जो कहते हैं वो करिए। क्या ये हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, उसमें उसमें थोड़ा धीमा, वो प्रोसेस थोड़ा धीमा हो चुका है, प्रक्रिया ट्रम्प आने के बाद, क्योंकि ट्रम्प साहब नहीं चाहता है कि बाइडेन जो चीजों को परस्यू किया है उसको परस्यू करे। इससे एक उनके लिए एक आशा बनता है, जिन लोग के ऊपर ये सब चार्जेस लगा हुआ है, इन लोग के थोड़ा एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है ट्रम्प आने के बाद। लेकिन वो ब्रीदिंग स्पेस को लिवरेज में बदलना ये कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन में इस समय प्रो इंडिया एलिमेंट्स है ही नहीं, कोई नहीं है जो भारत के प्रति बहुत सदैव दृष्टि से दिखता है। मैं वही कह रहा हूं कि क्या ये ट्रम्प के लिए लिवरेज हो सकता है हमारे वहां ट्रम्प के लिए? ट्रम्प साउथ एशिया में जो परिस्थिति है इस समय, इसमें भारत का रोल को इतना ज्यादा बड़ा नहीं देख रहा है। ट्रम्प पूरा चाइना निर्भर है, चाइना पे फोकस है ट्रम्प का। अभी चाइना जो कहे उसी तरह ट्रम्प साहब मूव करेगा। नॉर्थ कोरिया का साथ रिलेशन अच्छा होने वाला है। ताइवान को लेके जो झड़प चल रहा है, झड़प में गिरावट आने वाला है। देखिए, क्योंकि यूएस वहां पे जाके कोई ताइवान के साथ मिलके जो कर रहा था बाइडेन, वो सब नहीं करेंगे फिर। तो इसके कारण साउथ एशिया में क्या है, एक अपरेंट काम दिखाई पड़ेगा। लेकिन भारत उसी सिचुएशन को कैसे ट्रेडिंग रिलेशन में बदल पाएगा, आसियान इंडो स्पेसिफिक जो कंसोर्शियम है वो कैसे फिर यूएस के साथ ट्रेड रिलेशन खड़ा करेगा, डिफेंस रिलेशन कैसे करेगा, यूएस जापान संबंध क्या रहेगा, उसका असर भारत के ऊपर क्या आएगा डिफेंस सेक्टर में। ये सब बड़े मुद्दा है जो अभी तक अनरिजॉल्व है, जिसका कोई उपाय भारत के पास इस समय है नहीं। और ट्रम्प साहब इसके ऊपर फोकस करने के लिए तैयार भी नहीं है इस समय, खाली चाइना 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 और कुछ नहीं। तो ये जो ट्रम्प साहब एक चाइना टर्न ले लिया, इसके तहत भारत का बड़ी मुसीबत हो रहा है इस समय। और उसके साथ बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने का जो बात काल कह दिया है, जिसके कारण हमारे भारतीय मूल का सभी लोगों का मन में बहुत दुश्चिंता पैदा हो चुका है। ये तो मैं जानता हूं, मेरा अपना फैमिली का लोग को भी मैं जान रहा हूं कलकत्ता में इसी समय क्या चल रहा है। तो ये जो कलकत्ता में, अहमदाबाद में, दिल्ली में जो एक एंजाइटी पैदा हो गया है हमारे मन में कि हमारे जो बच्चे अमेरिका में हैं उनका क्या होगा, आज इस समय ये चल रहा है। ये बहुत बड़ा घाटा, बहुत बड़ा दुश्चिंता, बहुत बड़ा आतंक हमको ग्रास किया है इस समय साइकोलॉजिकल तौर पे। बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि बाय बर्थ अगर सिटीजनशिप चली जाएगी यहाँ से, तो लोग अपने जान की बाजी लगा के, अगर लीगली वीजा नहीं मिलता है तो आप तो जानते हैं, हम सब जानते हैं कि किस किस तरह से मेक्सिको होके, हंडुरास होके घुस रहे हैं, मेक्सिको बॉर्डर से, कनाडा बॉर्डर से वो घुस के जो है, मतलब अमेरिका उनके लिए स्वर्ग है। एक बार अमेरिका चले गए, फिर जीवन जो है उसमें सिर्फ खुशी और खुशी होगी। हमारी 7 पीढ़ी जो है वो फिर जो है बिल्कुल सुखी हो जाएगी। ये सोच के साथ लोग अब तक जी रहे थे, पर्टिकुलरली गुजरात में और पंजाब में, जहां तक मेरी समझ अगर सही है तो। गुजरात का तो मैं कह सकता हूँ, पंजाब का भी तो है, कनाडा का वही मोह और वही प्रेम को दिखा है। अच्छा विश्वास साहब, वो जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई उनकी शपथ ग्रहण समारोह की, ट्रम्प साहब के, उन्होंने कुछ कहा कि मैं इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन करने जा रहा हूं। उस स्पीच को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उस स्पीच की बड़ी निंदा करते हुए, टिप्पणी करते हुए कुछ सेनेटर्स हैं अमेरिका के, उनके वीडियोस भी आए हैं जहां पे उनका ये कहना है कि एक भी जो मूलभूत मुद्दा था, बेसिक जो नीड थी जिसको एड्रेस करना जरूरी था, उनमें से एक भी बात को डोनाल्ड ट्रंप ने एड्रेस नहीं किया है। जैसे कि हेल्थ केयर का मुद्दा है, हाउसिंग का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है और एजुकेशन का मुद्दा है। तो आप कैसे देखते हैं उस स्पीच को? अभी अमेरिकन अर्थनीति में जो घाटा चल रहा है, जो अभी $75 ट्रिलियन पे चला गया, वो घाटा जिसके ऊपर इंटरेस्ट और कभी $1.8 ट्रिलियन का होता है, पर ईयर अमेरिका को पे करना पड़ता है। इसका असर क्या होगा? इसके असर होगा कि एम्प्लॉयमेंट में अमेरिकन फर्म
इमिग्रेंट लोगों को ले नहीं पाएगा, भारतीय मूलों के लोगों को रिटर्न करके आना पड़ेगा। एक तो बात यही हो गया। और ओवरऑल दिखाया जाएगा तो अभी जो सेक्टर से वॉल स्ट्रीट चल रहा था, जो सिलिकॉन वैली चल रहा था, और जो तरह तरह का अपफ्रंट एडवांस्ड मैकेनिकल और एआई रिलेटेड जो ट्रेड चल रहा था पूरे अमेरिका भर जो चल रहा था, और एआई कंपनीज लोग जैसे अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था, इस सभी चीजों में दिखाई पड़ रहा है कि एक डिफ्लेशनरी इंपैक्ट, जिसके तहत अमेरिकन अर्थनीति, अमेरिकन पूरा अर्थव्यवस्था में -2% तक संकुचन हो सकता है बोल के कोई यूएस थिंक टैंक बता रहा है ट्रंप आने का साथ साथ। तो इस संकुचन होने का बाद जो पहले 7-8 महीना में होते रहेगा, इसके बाद क्या ट्रेड में कुछ स्टिमुलाई अमेरिकन गवर्नमेंट दे पाएगा? गवर्नमेंट का तरफ से यदि ट्रंप साहब स्टिमुलाई दे पाते हैं जो कम से कम $10 ट्रिलियन का होना पड़ेगा, जिसके लिए चाइना का साथ ट्रेड बूस्टिंग होना पड़ेगा, एक ट्रेड का बहुत बड़ा बूस्ट होना पड़ेगा। तो उसी रास्ता पे ट्रंप साहब चल रहा है, एक इकोनॉमिक पॉलिसी पहले ही उन्होंने बना चुका है। तो इसका वो कितना सक्सेसफुल होते हैं दिखना पड़ेगा, लेकिन इसी 7-8 महीने में भारतीय लोगों का जो घाटा होगा, मैक्सिकन लोगों का जो घाटा होगा, इतने घाटा चाइना का नहीं होने वाला है। चाइना का बहुत ही संपर्क में बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ है। आज बेइजिंग में बहुत बड़ा प्रशंसा चल रहा है ट्रंप का, जो एक चाइना जैसा देश में बहुत ही एक्सेप्शनल बात है कि बेइजिंग में इतना प्रशंसा हो रहा है चाइना, हमको सुनाई पड़ रहा है। तो ये जो है, और क्यूबा को उन्होंने क्यूबा का साथ टेरर स्पॉन्सरशिप का बात जोड़ दिया ट्रंप ने, तो करके ट्रंप ने एक सिचुएशन पैदा कर दिया है जिसमें यूएस चाइना रिलेशन बहुत ही एक मोनोपोलिस्टिक रूप पे जा रहा है, जिसके कारण अमेरिकन इकोनॉमी में एक बूस्ट अप होगा। लेकिन यूएस जापान रिलेशनशिप इससे इफेक्टेड होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। जापान को घाटा में चला जाना पड़ेगा। जापान का जो ट्रेड सरप्लस है वो धीरे धीरे कमते जाएगा, डिफ्लेशन का समय और भी कम हो जाएगा, और अमेरिकन स्टॉक मार्केट में एक तरह का एक काइंड ऑफ ए स्टेग्नेंसी दिखाई पड़ेगा। स्टॉक वैल्यू बढ़ेगा नहीं, अमेरिकन किसी स्टॉक का वैल्यू इतना बढ़ेगा नहीं। ऐसा एलोन मस्क का स्पेस का बिजनेस में भी घाटा आ सकता है। अभी अमेरिकन जो इंटरनल अपना कोकस है उसको कैसे ट्रंप साहब बिल्ड करेगा पॉलिसी के तौर पे, वो देखना पड़ेगा। आपने कहा कि एलोन मस्क स्पेस के बिजनेस में भी घाटा आ सकता है, तो एलोन मस्क ऐसे आदमी को क्यों इसके पीछे इतना खर्च करेगा चुनाव जिताने के लिए, जिसके आने के बाद उसी के बिजनेस में घाटा आने की संभावना हो? यही तो बड़ी बात हो गया है कि जब अमेरिकन अर्थनीति में इतना बड़ा डेफिसिट है, एलोन मस्क यदि चाइना में अपना बिजनेस को एक्सपांड कर नहीं पाता है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में जो बाजार है उसमें एलोन मस्क यदि अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता है, उसके लिए एलोन मस्क को बहुत सारा काम करना है इस समय। इसी को फैसिलिटेट ट्रंप करेंगे जरूर, लेकिन इसी फैसिलिटेशन में 7-8 महीना तो चला जाएगा। उस समय उनका जो स्पेसशिप के तरह तरह का स्पेसशिप का स्पेस प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है जो करीब करीब $2 ट्रिलियन का बराबर है, उसी का तहत स्टॉक मार्केट में उन्होंने स्टॉक छोड़ के रखा है। उसी स्टॉक पे यदि वैल्यूएशन आगे ना बढ़े तो एलोन मस्क का जो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट में, और एलोन मस्क अपना कर्मियों को अभी रिट्रेंच करने जा रहा है इस समय, बड़ी खबर है। अच्छा। तो ये जो है ये तो क्राइसिस है, कैपिटलिज्म का कैपिटल का क्राइसिस इसमें दिखाई पड़ रहा है। और इससे उभरने के लिए जो होता है कि बैंक से ज्यादा स्टिमुलाई, लेकिन बैंक का भी घाटा चल रहा है, अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट का भी घाटा चल रहा है। तो कहां से पैसा आ सकता है? चाइना से पैसा आ सकता है, तो चाइना को पकड़ो, यही बात हुआ है। एलोन मस्क भी चाइना को पकड़ के रखा है, ट्रंप साहब भी चाइना को पकड़ के रखा है। इस समय लग रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत जोर से उभर के आ रहा है, सबके आगे आके आ रहा है। तो विश्वास साहब ये कहें कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर जो है वो सिर्फ चाइना है, वही बॉस है? अरे ये जो 6th जनरेशन हाइपरसोनिक भी बनाया है अमेरिका, अभी तक इसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाया है। तो डिफेंस सेक्टर में इतना आगे चला गया, स्पेस में
अपना हाइपरसोनिक स्टेशन बना के रखा है, वो एआई से कंट्रोल कर रहा है, सिमुलेट कर रहा है, सभी जगह पे सिमुलेशन करके दिखा रहा है कि ऐसे हम अपना जो आपका डिफेंस है उसको हम ध्वस्त कर देंगे। तो ये जो चाइना का रुद्र रूप है, मैं इसको रुद्र रूप कहना चाहता हूं। इसके ऊपर उसके साथ पुतिन जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं, नॉर्थ कोरिया जुड़ा हुआ है। तो अभी अमेरिका को अपना बाजार को कैसे बचाना है चाइनीज एग्रेशन से। अभी साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपना पोत खड़ा किया है, 2 पोत है अभी भी। अभी वो कह रहा है कि चाइना का साथ मिलके वो चक्कर चलाएंगे वहां पे। तो क्या चक्कर चलाना है चाइना का साथ मिलके? आपका जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन, जो अमेरिका से ज्यादा तौर पे नहीं आता है, सब चाइना से, सिंगापुर से आ रहा है, चाइनीज इकोनॉमी का तहत हो रहा है। तो एक सप्लाई चेन का एक फ्रंट अमेरिका को बनना है। तो ये बन पाएगा यदि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक स्टिमुलाई दिया जाए, तो दे पाएगा। स्टील का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है अमेरिका में, इंटरेस्टिंग बात है, स्टील का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। माइनिंग का भी एक तरह का स्टिमुलाई दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। आपको दिखाई पड़ा कैसे कैलिफोर्निया में इतने बड़े आग लग गया और कोई इसका कोई समाधान निकाल नहीं पाया है। तो ये जो अमेरिका का इंटरनल क्राइसिस है इस समय, जिसके साथ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी जोड़ दिया गया है, तो चाइनीज लोग भी तो इमिग्रेट करना चाहेंगे, उसको आप क्या करोगे? उसको आप रुका दोगे? उसका चाइनीज प्रोडक्ट का ऊपर आप तारीफ बढ़ा दोगे, तो आपका पूरा पॉलिसी तो टॉपसी टर्वी हो जाएगा। तो ट्रंप ऐसी परिस्थिति में ट्रंप है जिसमें थोड़ा स्लिप होने से भी पूरा टॉपसी टर्वी हो जाएगा अमेरिकन इकोनॉमी। ये भी दिखाई पड़ रहा है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। और अमेरिकन सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में भी इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रहा है पेंटागन के जो पॉलिसी से, क्योंकि इन्होंने रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल को एक साथ बहुत सारे लोगों को रिजर्व में भेज दे रहा है ट्रंप साहब, काली रिजर्व में भेजा बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को। तो ऐसा करके अमेरिकन मेरिन जो है, अमेरिकन डिफेंस का जो असली स्ट्रेंथ है मैन पावर के तौर पे, उसको ट्रंप घटा रहा है। और वो क्या रोबोट से, एआई से रिप्लेस कर पाएंगे इतना जल्दी? जहां चाइना पूरा अपना रोबोटिक्स लगा के अपना डिफेंस फोर्स को तय कर लिया, मैन पावर भी बढ़ा लिया। तो इस समय ना चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के, पूरे दुनिया के ऊपर चाइना खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा थ्रेट बन के। ये जो चाइना का रुद्र रूप है, इसी कारण से भारत और अमेरिका में फिर एक संपर्क बन सकता है, यदि जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एक साथ हो सकता है। G20 हम जिसको कहते हैं, G20 का पहला समिट अभी कब होने जा रहा है पता नहीं, अभी तक कुछ इसका G20 का ऊपर असर क्या है अभी क्लियर नहीं है। तो 5-6 महीना का बाद ये सब दिखाई पड़ेगा। बहुत अभी तक जो बेसिक रिलेशन चाइना का साथ यूएस बना रहा है, वो शायद बहुत अच्छा होने जा रहा है। यही एक वो अगर अच्छा होने जा रहा है, तो जैसे आपने पहले भी कहा, वो अगर अच्छा होने जा रहा है, चाइना और यूएसए का बेसिक रिलेशनशिप और मजबूत होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी नेगेटिव इंपैक्ट ही हम पर पड़ सकती है, पॉजिटिव तो पड़ नहीं सकती है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे समझना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि अमेरिका में अब सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल, है ना। ट्रम्प साहब ने कहा कि अगर मैं ठीक से, मेरी जानकारी अगर सही है, तो कि वो जो पेरिस जलवायु समाधान है उससे वो बाहर अपने आप को कर लिया अमेरिका, वो कर लेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अमेरिका अपने आप को अलग करना चाहता है। अमेरिकन मैक्सिकन बॉर्डर पर इमरजेंसी की बात आपने वो बता ही दिया कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता अमेरिका में जो अब तक मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। अच्छा, उन्होंने तो ब्रिक्स को धमकी दे दी है ना, जिसमें ये हम भी हैं, रशिया भी है ना, चाइना भी है उसमें। कहा कि अगर अमेरिका के खिलाफ अगर नीतियां बनेगी तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, और डॉलर को कमजोर करने की कोशिश या रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब ये 2 अजीब सी बातें हैं, 3 अजीब सी बातें हैं। कह रहा है कि ग्रीनलैंड हमारी जरूरत है, हमको ग्रीनलैंड चाहिए। पनामा कैनाल और शहर को वापस लेना जरूरी, वो हमारी ही थी, हमने दान में दी थी। और कनाडा का इतना सब्सिडी हम दे रहे हैं, तो कनाडा को हमारा 51
स्टेट बन जाना चाहिए या तो बनाना चाहते हैं। और वो जो कैपिटल हिल पर जब पिछले चुनाव उससे पहले का हारे थे और उनके समर्थकों ने अमेरिका के कैपिटल हिल पर जो हंगामा खड़ा कर दिया था, वायलेंस किया था, वो 1500 लोगों को तुरंत माफी। ये कैसे देखते हैं इन निर्णयों को आप प्रसेनजीत जी? पहले बात है अंतर्जातिक तौर पे पनामा का साथ देखिए, पनामा कैनल पे ऑलरेडी यूएस का पोर्ट सब खड़ा हुआ है जी। टेक्निकली पनामा में फ्री एक्सेस दिया जाता है, वो अमेरिका का तरफ से ही है। अभी ट्रम्प साहब उसके कुछ प्रबंध उसमें कुछ प्रोहिबिशन करेंगे, जैसे पुलिसमैन करते हैं, चेक गेट खड़ा कर देंगे। तो इसी पे पनामा का बहुत बड़ा रिएक्शन भी आ चुका है। और पनामा में अमेरिकन स्टॉक्स बहुत ज्यादा है। पनामा का बैंक में रिपब्लिकन पार्टी का, कॉर्पोरेट हंचोस का पैसा सब रखा हुआ है। तो ये दोनों में शायद एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है पनामा का साथ। अभी ब्रिक्स का बात जो है, ब्रिक्स को लेके अमेरिका का साथ बहुत बड़ा टग ऑफ वॉर चलते रहेगा, लेकिन चाइना का साथ बायलैटरल बहुत अच्छा है, द्विपाक्षिक संपर्क जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो चाइना का साथ हो गया तो रशिया का साथ भी बन जाएगा। बाकी रहेगा इंडिया। इंडिया का कोई वैल्यू नहीं है इस समय। इंडिया का करेंसी को फर्दर डिवैल्यू कर देना है, यही अमेरिकन बैंक्स का पॉलिसी। ये सुन के बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं सही है। जी जी। तो कैसे इंडिया का जो अभी फॉरेन करेंसी का जो बैलेंस है, स्टॉक है, उसको कैसे मेंटेन करे। 646 बिलियन पे स्टॉक है, उसपे घाटा होके 40-50 बिलियन अभी निकाल चुका है। उसको हम कैसे बचाए। तेल का दाम भी बढ़ रहा है, उसको हम कैसे बचाए और तेल का दाम को हम स्टेबल लेवल पे कैसे मेंटेन करें। ये सब बड़ी मुद्दा है भारत के लिए। अब भारत को इसको बहुत स्लोली स्टेडीली वर्कआउट करना पड़ेगा। और ब्रिक्स फोरम से भारत को कुछ होने वाला है नहीं। इसके कारण भारत को आसियान का क्लोज होना पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया में एक बेस बनाना पड़ेगा, जापान का साथ एक जो दूरी है, शीतलता है, उसको तोड़ना पड़ेगा, चाइना का साथ रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा। तो भारत के लिए इस समय बहुत बड़ा काम बना हुआ है। ट्रम्प के जमाना में अगला 2 साल में भारत का फॉरेन पॉलिसी को पूरा एक टर्निंग पॉइंट पे लेके जाना है, ताकि यूएस भारत को फिर चाइना के बराबर एक संपर्क में ले आए, एक इक्विलिब्रियम हो जाए चाइना, भारत और यूएस में। वो इक्विलिब्रियम बैलेंस अभी नष्ट हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा घाटा का बात है। आर्थिक संपर्क में घाटा, डिफेंस में घाटा, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में घाटा। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का घाटा 6% लेवल पे -6 पे चला गया, और भी घाटा होने वाला है इस समय। तो ये जो भारत का एक ट्रेड संकुचन होने जा रहा है, इसको हम कैसे मुकाबला करें, कहाँ पे नया मार्केट ढूंढे, कहाँ ब्राजील में जाके हम कुछ बेच दे, ब्राजील का साथ रिलेशन अच्छा कर दे। ये सब कुछ वर्कआउट भारत को करना पड़ेगा अपने परराष्ट्र नीति पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे उम्मीद है कि भारत इसी क्राइसिस से निकाल आ पाएगा। भारत का अर्थनीति का फंडामेंटल बहुत ही ठीक ठाक है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में घाटा चल रहा है। एग्रीकल्चर को सख्त करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये है। अब मैं तो उसको पॉलिटिकली समझने की कोशिश करता हूं। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। तलवार जो है वो बड़ी तीक्ष्ण धार वाली होती है। अगर किसी ट्रेंड फाइटर के हाथ में है तो उसका उपयोग कुछ अलग है, लेकिन वही तलवार अगर वो बंदर के हाथ में आ जाए तो तलवार है। आप समझ रहे हैं? और बंदर के हाथ में है तो फिर उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, वो अलग बात है। और एक ट्रेंड और डिसिप्लिन और स्किलफुल सोल्जर के अगर हाथ में तलवार है तो उसका जो उपयोग है वो फिर अलग होता है। तो जैसे आपने कहा कि हमारी अर्थनीति जो है और हमारे जो इकोनॉमी है उसके रूट्स काफी मजबूत है, वो है, मैं इसको एक तलवार की तरह देखता हूं। लेकिन उसको संभाल कौन रहा है, सवाल मेरा वहां पे है कि अगर सही लोग इसको संभालें तो वो बिल्कुल, जैसे मुझे याद है, हालांकि मैं कोई बिजनेस जर्नलिज्म का पत्रकार तो हूं नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत समझ रखता हूं मैं। तो 2009 का वो दौर जहां पे पूरी दुनिया में अमेरिका के 50 के आसपास बैंक बंद हो चुके थे, पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी,
लोग जो चालू बिजनेस किए थे उसको बंद करना पड़ रहा था, रिसेशन अपने चरम पे था, उस समय भी हमारे यहाँ उतना असर नहीं हुआ। हम लोग उस परेशानी में उतने नहीं आए जितने झेले, हमने नहीं उतना झेला जितना यूरोप और अमेरिका ने झेला, है ना। तो इसका कारण मुझे, मेरी समझ ये है कि उसका कारण ये था कि एक ऐसा आदमी बैठा हुआ था जिसको समझ थी कि कैसे इससे इससे लड़ा जाए, कैसे इससे बचा जाए। तो वो ट्रेंड डिसिप्लिन सोल्जर था, इकोनॉमिस्ट का। यहाँ पे क्या आपको वो लोग लग रहे हैं, आप जो उम्मीद जता रहे हैं, क्या इनकी सोच और समझ और उनकी जो स्किल है, क्या वो उसको संभालने की है जिस परिस्थिति का, संभवित परिस्थिति का आप अभी बयान कर रहे हैं कि तकलीफ आ सकती है, तो आप उम्मीद जता रहे हैं कि इससे भी उभर आएंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये लोग जो अभी इसको संभाल रहे हैं, इनमें वो हुनर है क्या? मैं ये समझना चाहता हूँ। देखिए, इन लोग को एडवाइस लेना पड़ेगा, जो भारत की अर्थशास्त्रियों है, अर्थशास्त्री बहुत सारे जगह पे है, सभी से अच्छा एडवाइस लेना पड़ेगा। नहीं लेगा तो उन लोगों से काम नहीं चलेगा। और एकेडमिक्स पे जो साइंटिस्ट लोग हैं, जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर सकता है, साइंटिस्ट लोग बुक्स दे सकता है, ये साइंटिस्ट लोग को साथ में लेना पड़ेगा और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, एक साइनर्जी बनाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसकी बड़ी भूमिका है इस पे। विवेक देबराय का देहांत होने के बाद शायद उसमें कोई बड़ा लीडरशिप इस समय है नहीं। वहां पे अच्छे 2-4 इकोनॉमिस्ट को लाना पड़ेगा, फॉरेन से लाना पड़ेगा, हार्वर्ड से लाना पड़ेगा, येल से लाना पड़ेगा, हमारे भारतीय मूल का लोग है। और राजनीति का रंग देख के वो करना नहीं चाहिए। वो सभी कौशिक बासु जैसे लोगों को फिर लाना पड़ेगा सामने। ऐसा करने से ना हम अपटर्न कर सकते हैं, एक नॉन पार्टीजन अप्रोच लेने से। लेकिन वो होगा क्या? अभी आरएसएस और मोदी जी का बीच खिंचातान चल रहा है बहुत ज्यादा। अभी हम लोग अभी साहब न्यूज को आज देश में, आज अभी जब हम बात कर रहे हैं, आज देश में चर्चा इस बात की है और शंख इसके फूंके जा रहे हैं, ढोल नगारे इसलिए बजाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ में स्नान करने की पहली डुबकी लगाई है। इसी पर चर्चा हो रही है। आप समझिए मेरी बात को, चर्चा इस पर हो रही है, चर्चा मैं और आप जो कर रहे हैं उस पर नहीं हो रही है। आप समझ रहे हैं नहीं, मेरी इसी बात? से यदि हमारे स्टॉक मार्केट में एक स्टिमुलाई आ जाए जोगी साहब का डुबकी लगाने से, ऐसा यदि होता था, बड़ी हाँ, खुश होता था मैंने, क्योंकि अर्थनीति में एक अच्छा ही दिखाई पड़ता है मैं भी उससे, खुश हो जाता, मैं भी रोशन आ खुश हो जाता। जाता, लेकिन लेकिन ये जो डुबकी लगाने से देखिए अर्थनीति पे क्या असर होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे। जो लोग इसमें बहुत खुश होंगे, वो क्या बाजार में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा और उसका खुशी को काम में लगा के हम डिमांड पैदा कर पाएंगे? ये बड़ी बड़ा प्रश्न है। और इसी पे इकोनॉमिस्ट लोगों को काम करना है। हमको लिए किसी इवेंट कोई गुरुत्व तो नहीं है, ऐसा नहीं है। सब लोग इवेंट का इंपॉर्टेंस है। इतने लोग जो भी बात करते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, लेकिन इसको हम कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट में कन्वर्ट करें, इसी पे हमको ब्रेन देना है। यही तो सबसे बड़ी पॉजिटिव काम होगा देश बनाने के लिए। और उसी बिल्कुल जगह सही पे बात। नॉन पार्टीजन होना पड़ेगा। अभी पार्टी और कलर देख के इस देश का अर्थनीति बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बहुत नहीं बड़ा चलेगा। मैसेज हमारे सामने आ चुका है। ट्रम्प साहब ने हमारे रास्ता बंद कर चुका है बहुत ज्यादा जगह पे। तो अभी ये चैलेंज हम लोग को लेना है। डुबकी लगाने के बाद, डुबकी से उठने के बाद फिर चैलेंज को लेना है। योगी जी को भी लेना पड़ेगा चैलेंज को। कैसे लेंगे योगी जी? कैसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा? कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में? कैसे एग्रेरियन सेक्टर में बूस्ट अप होगा? ये देखने के लिए मैं बहुत ही उम्मीद रखता हूँ ये सभी लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर है। अभी मैं बंगाल में हूँ, ममता जी ने बंगाल का एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा बूस्ट अप किया है। बहुत इन्वेस्टमेंट, तरह तरह का इलेक्ट्रॉनिक फार्म इनॉग्रेट हो रहा है। कलकत्ता के लिए बहुत अच्छा खबरी है, खुश खबरी है कलकत्ता में इस समय। लेकिन ट्रम्प साहब का इम्पैक्ट, अमेरिका ने कंसुलेट में मैं गया था, उन लोग भी जानते नहीं है क्या इम्पैक्ट होगा ट्रम्प का। काल परसों तक क्या बनेगा इस सप्ताह में, इन लोग का भी कोई पता नहीं है, कंसल जनरल का। तो ये जो एक अस्थिरता, एक अनिश्चयता का भाव पैदा हुआ है, देखिए इससे हमको बचना है और हमारे फंडामेंटल्स को आगे करना है। और इसके लिए सबका साथ लेके मल्टी पार्टी अलायंस, अलाइनमेंट, डिस्कशन,
सीरियस डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। बजट का पहले वो होना चाहिए। होगा क्या? स्टिमुलाई हम कितना दे पाएंगे? और राज्य का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, 10-12 राज्य को छोड़ के बाकी सब बीमारी होके बैठा हुआ है। ये बीमारियों को हम कैसे और भी एग्रेरियन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे आगे लेके जाए, कैसे हायर एजुकेशन को आगे करे। लेकिन हमारे इमिग्रेशन नहीं होगा भारतीय लोगों का, को तो पैसा का वो उछाल नहीं आएगा हमारा। नहीं तो आएगा। इमिग्रेशन के में भी भारत को साथ अमेरिका को हम वो विनती करते हैं कि भारतीय लोग को आने दे। ये भी मैं कहूंगा, ट्रम्प साहब का पास विनती पहुंचाने के लिए तैयार होंगे। आपके पास कोई अंदाजा है कि कितने ये जो सबको निकाल बाहर करने की बात कर दी है, इमिग्रेंट्स जो घुसे हुए हैं, कितने भारतीय को बाहर निकाला जाएगा अमेरिका से? कोई आपके पास आइडिया है कि? मेरे पास नहीं है। हमारे पास आइडिया है, कम से कम 18 लाख भारतीय मूल का लोग इस समय एक बड़ी क्राइसिस में है। निकाल दिया जाएगा मैं कह नहीं चाहता हूं, लेकिन क्राइसिस तो पैदा कर दिया 18 से 20 लाख लोगों के ऊपर, जो प्रोफेशन में टॉप लेवल पे है। लेकिन चाइनीज लोगों का ऐसा कोई क्राइसिस नहीं, चाइनीज लोगों का ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है। और इन लोगों में बंगाली लोग है, गुजराती लोग है, हमारे अपना कम्युनिटी बंगाली है, इन लोग का है आपका कम्युनिटी गुजराती भाई लोग है, पंजाबी भाई लोग है, उत्तर प्रदेश बिहार का भी भाई लोग है, भाई लोग बहन लोग सब है। अभी कैसे हम इतने बड़े डायस्पोरा को मैनेज करें और सब मिलकर कैसे अमेरिका को इंप्रेस करें, इसके लिए हमको काम करना है पूरे अमेरिका भर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 18 से 20 लाख लोग जो अमेरिका में हैं भारतीय मूल के, उन पर असर, बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, ये कह रहे हैं आप, ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी से। एकदम ये सुन ये के बड़ी जो है आतंकित मुझे, है, मैं बड़ी चिंतित और आतंकित हूँ इस बात को। ये सुन के जो है मेरे दिल से सिर्फ एक ही नारा जो है वो निकल रहा है, जय जय श्री राम। ये नारा लगाए अगर शायद बच जाए, अगर वही काम कर सकता है मेरे ख्याल से, एक ही नारा काम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। एक आखिरी मैं जय दृश्य सियाराम, जय सियाराम बोलना पड़ेगा। वो सिया सियाराम नहीं माता बोलते बिना, ना, वो माँ को छोड़ रहे हैं ना, माँ को छोड़ दिया है। नहीं वो नहीं चलेगा, जय सियाराम बनना पड़ेगा। जय श्री राम को जय सियाराम बोलने से सिया माता का ब्लेसिंग्स हमको मिलना चाहिए। सिया माता का बहुत बड़ा कार्सेस हमारे ऊपर लगा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा, उससे निकालना पड़ेगा, उभर के आना पड़ेगा। हमने माँ और को बाप देश से का अलग खुशी कर, का माहौल, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा। हम सियाराम बोलेंगे तो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा एक ही धक्का में। एक मैं दृश्य आखिर में दिखाना चाहता हूं, उस पर भी मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। ट्रम्प साहब के शपथ ग्रहण समारोह में उनको खुलेआम समर्थन देने वाले बहुत बड़े, बताया जा रहा है दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति वही हैं, एलोन मस्क साहब, है ना, वो भी उनके साथ, उन्होंने भी मंच को साझा किया। और वहां ट्रम्प साहब ने खुल के उनको बुलाया भी, कहा कि यार आओ तुम भी कुछ बोलो, पहले ये देख लेते हैं, है ना, फिर उसके ऊपर एक सवाल पूछूंगा, फिर हम लोग जो है शायद इसके बाद खत्म करेंगे। देखिए, Thank you. And X is with him. X. Come on, Eli, say a couple of words. Okay. Thank you, Mr. President. Sorry, little X just followed me on the stage here. He's a very enthusiastic supporter, as you can see. Woo! Yeah. So we're looking forward to making a lot of changes, and you know this victory is the start, really. What matters going forward is to actually make significant changes, cement those changes, and set the foundation for America to be strong for a century, for centuries, forever. So.
and make America great again. Yeah. So, yeah. So anyway, we're gonna do great things here. Thank you. Thank you, Elon. ये इनके सबसे बड़े समर्थक, दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति, सबसे बड़े टेक्नोक्रेट्स, और जिन्होंने ट्रंप साहब को जिताने के लिए तन मन धन हर तरह से मदद की और खुलेआम की। मंच पे भी उनके साथ रहे और उनको बोलने का मौका भी दिया। उनके बेटे के साथ भी आए थे, पता नहीं कौन कितने नंबर का बेटा है वो, शायद 6ठा 7वां या 8वां जो भी हो, पर ही कैन अफोर्ड इट बिकॉज दुनिया के सबसे बड़े धनवान है। ये दृश्य हम कभी उम्मीद करें कि कम से कम इतना खुलापन तो आ जाए कि मोदी साहब के शपथ ग्रहण समारोह में अदानी साहब भी जो है वो ऐसे ही आए और ऐसे यूं करके जो है खुशी जताए और कहे कि हाँ भाई मैं ही तो हूं आपको जिताने के लिए हर तन मन धन से समर्पित होने वाला। तो वो इस तरह का कुछ यहाँ भी दृश्य कभी देखने को आपको लगता है मिलेगा? क्योंकि वहां इतना खुलापन तो है, वहां अलग है पूरा मामला। हमारे यहाँ तो ये हर चीज जो है वो क्या कहते हैं सुमड़ी में की जाती है। क्या करें इसका? मैं यही कहूंगा कि देखिए इसी का एक इम्पैक्ट पॉजिटिव तो है। एलोन मस्क का स्टॉक का वैल्यू बढ़ चुके हैं, स्पेस रिलेटेड स्टॉक का वैल्यू बढ़ चुके हैं, 20% तक निकाल गया है। लेकिन जेफ बेजोस जो दूसरा कॉम्पिटिटर है, अभी कंपटीशन नहीं रहेगा, जेफ बेजोस को बुलाया गया नहीं है और उसका भी जो वैल्यू है स्टॉक का, वो वैल्यू भी बड़े है, बराबर बड़े है, मास्क का जैसा ही बड़े है। तो अभी ये जो बात है, देखिए एक तरफ एलोन मस्क है, दूसरी तरफ जेफ बेजोस है और बहुत सारे कंपनियां ऐसा है। तो ये सबको एक ही प्लेटफॉर्म में लाने का बात अमेरिका में बहुत चलता है, लेकिन इन लोग का भीतर में बहुत अंतर्द्वंद भी है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। तो ऐसा नहीं है कि एलोन मस्क को सामने कर देने से अमेरिकन इकोनॉमी बूस्ट अप हो जाएगा। जी, एक शो है, एक बबल है, मैं इसको बबल के रूप में देखता हूँ। लेकिन व्हाइट अमेरिकन लोगों का जो प्रोत्साहन इसमें हुआ है, जिसके कारण एक तरह का रेसिस्ट सेंटिमेंट अमेरिका में दिखाई पड़ रहा है, व्हाइट सुप्रीमेसी फिर बढ़ रहा है। इसके असर अर्थनीति में ज्यादा देर तक इस स्टॉक का जो बूस्टिंग अप हुआ है वो चल नहीं पाएगा, रेसिज्म उसको नीचे गिरा देगा। लेकिन मैं भी कह रहा था कि अदानी साहब भी ऐसे कभी खुले में आए मंच पे और सपोर्ट घोषित करे, इतना खुलापन। ये तो अदानी साहब के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक बड़ी बात है कि अंबानी साहब और एलोन मस्क में कुछ बन रहा है, कुछ पक रहा है। हाँ, और ये जो कॉर्पोरेट नेगोशिएशन चल रहा है, जिसे हमने देखा, अंबानी साहब का बड़ी लाभ हुआ है कोविड के समय, और अंबानी स्टॉक गिरे नहीं है। अदानी स्टॉक गिरे हैं, अंबानी स्टॉक गिरे नहीं है। लेकिन तो एलोन मस्क आने के समय अंबानी का स्टॉक फिर अमेरिकन मार्केट में घुसेगा, हांगकांग स्टॉक मार्केट में भी चला जाएगा। लेकिन फ्लाइट ऑफ फॉरेन कैपिटल जो हमारे स्टॉक मार्केट से हो रहा है, शायद अंबानी साहब उसको थोड़े होने से भी रोक पाएंगे, ये उम्मीद है उनके ऊपर। क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मीडिया के लिए भी, गोदी मीडिया के लिए भी, नॉन गोदी मीडिया के लिए भी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए भी इस समय बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंबानी का शेयर का बाजारजात प्राइस बढ़े, आज फिर स्टॉक राइज करे, ये उम्मीद रहेगा। चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट जो है जो इस मुद्दे से जुड़े हुए जितने भी पहलू थे उन सब पे बात तो की है। हो सकता है एक आध दो पॉइंट जो है वो छूट गए हो, पर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आपका विश्वास जी, आपने वक्त निकाला। और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि इसमें आपको कोई सनसनी तो देखने को सुनने को नहीं मिलेगी, इस बातचीत में जानकारी बहुत मिलेगी। अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जो है पूरा देखिए इसको, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि गंगा में या प्रयागराज में
त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से आपको ये वहम हो सकता है कि आपके पाप धुल गए, लेकिन उससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। और वो 18-20 लाख लोग जिन पर अब एक संकट मंडरा रहा है ट्रंप साहब की नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर, उनको प्रभु राम अकेले बचा नहीं पाएंगे, वहां माता सीता भी चाहिए हो कैसे भी करके। तो ये सेंसिबिलिटी और समझ की बात हम लोग कर रहे हैं कि उस पागलपन से बाहर निकलिए, जमीन पे जो हो रहा है उसको देखिए, दुनिया में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और फिर ये समझने की कोशिश करें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम मतलब भारत, हमारा देश, इन सब ये जो पूरा अभी एक तरह से पूरा उठापटक जो चला पूरी दुनिया में, वहां हमारी औकात क्या बन के रह गई है उसको समझने की कोशिश कीजिए। धर्मांधता में मेहरबानी करके अगर घुसे हैं तो बाहर निकल आइए। तो और जो दृश्य मिलेगा देखने को आपको, उससे हो सकता है आपको थोड़ा डर लग जाए। डरना जरूरी है, क्योंकि अगर डरेंगे तभी इस प्रिकॉशन लेंगे, तभी अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। तो डरना जरूरी है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका विश्वास जी, और ऐसे ही आपसे बातचीत करते रहेंगे। शायद इनका कनेक्शन टूटा है, तो ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। और आप सभी से बस यही गुजारिश है कि ये जो हमने बातचीत की डॉक्टर प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास जी के साथ, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं उनको हमने स्पर्श किया, टच किया और आपके समक्ष उजागर करने की कोशिश की। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं ये हमको जरूर से लिख के बताइएगा, है ना। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी, इसमें जो जानकारी हमने दी है इसकी वैल्यू अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे। और ये जो मंच है आप ही का है ना। 2 मंच है, एक है द मयूर जानी ऑफिशियल और एक मयूर जानी ऑफिशियल है, और एक है द गुजरात रिपोर्ट। गुजरात रिपोर्ट में गुजरात से संबंधित खबरें आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हुई है। एक बार मैं गुजरात वापस पहुंच जाऊं उसके बाद उसमें आपको बहुत जरूरी और ऐसी खबरें मिलेगी जो कि आपको शायद कोई और दिखाता नहीं होगा, पर वो गुजराती में होगी, कुछ हिंदी में ही बताएंगे आपको। तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें, मयूर जानी ऑफिशियल को भी करें, गुजरात रिपोर्ट को भी करें। यही आपसे बस एक अपील है जो हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।